नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। एक मिनट रुके, मुझे बस सब लोगों को होस्ट बनाने दीजिए। फिर हम लोग अभी जो फीमेल इनफर्टिलिटी है या फिर फीमेल गायनाकोलॉजी है, उससे रिलेटेड जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है, उस पे हम लोग और डीप में बात करने वाले हैं। जो आज का लेक्चर आप सभी लोगों को, जो चिकित्सक लोग हैं, सभी को काम आने वाला है। मेरा जो भी ये लेक्चर है, ये केवल और केवल चिकित्सक लोग के लिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स लोग के लिए है। बाकी लोग इसका प्रयोग ना करें। बिना जानकारी के कोई भी चीज करना खतरनाक हो सकता है। तो हम लोग ना, जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं कष्टार्तव के, जिसको डिसमेनोरिया है, तो उसमें हम प्रवाल पंचामृत का प्रयोग करते हैं, तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। दूसरा क्या है कि जब कष्टार्तव होता है, तो जैसे गुल्म में पेन होता है, वैसे ही यहाँ पर भी पेन होता है। तो हमें गुल्म का भी चिकित्सा सोचना चाहिए। और दूसरा बात है कि जो नारायणी है, नारायणी मतलब शतावरी, शंख भस्म और गुडुचि सत्व, इसका प्रयोग करें। और ग्रंथिरज फॉर्मूला जो है, पाटा इंद्रव त्रिकटु, इसका प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जब सुतिका अवस्था आती है, जब डिलीवरी हो जाती है और उसके बाद में सुतिका अवस्था आती है, तो कौन सी दवाई देनी चाहिए, कब क्या देनी चाहिए, इस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो सुतिका अवस्था में जब जीर्काद्य रिष्ट देते हैं, तो यह गर्भाशय का शोधन करता है, स्तन्य का भी शोधन करता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो रस धातु है, उसमें आम का पचन हो जाता है और प्राकृत रज की उत्पत्ति होने लगती है। तो नॉर्मल अवस्था में, सुतिका अवस्था में तो है ही गर्भाशय शोधन, स्तन्य शोधन। नॉर्मल अवस्था में जब हम देते हैं, तो रसगत आम का पचन करता है, जाठराग्नि को भी प्रदीप्त करता है, रस की अग्नि को भी प्रदीप्त करता है। और जो माइल्ड पेन होता है मेंसेस के टाइम पे, उस टाइम पे जिरकाद्य रिष्ट दिया तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। अगर जिरकाद्य रिष्ट दे के भी पेन कम नहीं हो रहा है,
तो हम क्या दूसरा दवाई दें, अल्टरनेट दवाई दें, तो दशमूला रिस्ट देना चाहिए। तो दशमूला रिस्ट जो है वह पेन किलर के रूप में इसका प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। अगर 10 मूला रिस्ट भी काम नहीं कर रहा है तो मतलब कंडीशन अलग अलग हो सकती है, हेतु और संप्राप्ति ज्यादा अलग हो सकती है, तो ऐसे में देवदारवा रिस्ट जो है वह पेन किलर के रूप में और गर्भाशय शोधन के रूप में, और जो वायु अटका हुआ है यूट्रस में उसको शोधन करने के लिए देवदारवा रिस्ट देना चाहिए। उससे भी अगर काम नहीं हो रहा है, देवदारवा रिस्ट भी काम नहीं कर रहा है, तो फिर कार्पास मुलासव, जो कपास का मूल होता है उससे आसव बनाया जाता है, उसका प्रयोग करें। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग दे सकते हैं। किसी को जीर्काद्य रिष्ट से काम होता है, किसी को दशमूला रिष्ट से काम होता है, किसी को देवदारवा रिष्ट से होता है, किसी को कार्पास मुलासव से काम हो जाता है। इसी तरह से तो ये ग्रेडेशन है। सबसे कम पावरफुल दवाई है तो जीर्काद्य रिष्ट, उससे ज्यादा पावरफुल है तो दशमूला रिष्ट, उससे ज्यादा पावरफुल है तो देवदारवा रिष्ट, और सबसे पावरफुल जो दवाई है, गर्भाशय का शोधन भी करता है और डिसमेनोरिया को पूरी तरह से ठीक करता है, तो वह है कार्पास मुलासव। इसके बाद भी अगर पेन रह रहा है तो फिर वहां पे बस्ती देने की जरूरत है। वहां पे मात्रा बस्ती, मेंसेस आने के 3 दिन पहले या 7 दिन पहले मात्रा बस्ती देते हैं, शीरबला तेल का या धानवंतर तेल या सहचरादि तेल का। तो वह पेन एकदम सबसाइड होता है, और ऐसे 3 से 6 साइकिल तक देना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जो अशोका रिस्ट है उसका क्या रोल रहता है, तो ये गर्भाशय के जो मसल्स हैं, तो यूट्राइन जो मसल्स हैं उनको टोन बढ़ा देता है। और फिजियोलॉजी जो है कि मतलब जो मेंसेस आने का जो फेजेस होते हैं, अलग अलग फेजेस, उसको ये मेंटेन रखता है अशोका रिस्ट। और यह हर स्त्री को दे सकते हैं, मतलब मिनारके से लेके मेनोपॉज तक सबको हम लोग अशोका रिस्ट दें तो ये बहुत ही अच्छा फायदा करता है। मतलब कोई छोटी बच्ची है, उसको अभी प्यूबरिटी शुरू है, उस टाइम जब मेनार्के शुरू है, मेंसेस शुरू है, तब से लेके जब उसका मेनोपॉज हो रहा है तब तक, रजोनिवृत्ति काल तक हम लोग इसको दे सकते हैं। इसी तरह से जो कुमारी आसव है, कुमारी आसव हम कब देते हैं, तो जब भेदन कर्म करना होता है। उसी तरह से यह कुमारी आसव को अपान वायु खाने के पहले देना चाहिए या खाने के बाद देना चाहिए। अगर आप यकृत पे कार्य करना चाहते हैं तो इसको खाने के बाद दें। और अगर जैसे कॉन्स्टिपेशन है, मलावष्टम्भ है, उदावर्त है, कामला है, पांडु रोग है या हिस्ट्रिया है, तो ऐसे कंडीशन में खाने के बाद देना चाहिए। अगर आपको गर्भाशय पे काम करना है तो इसको खाने के पहले देना चाहिए। इस तरह से अगर हम इसका टाइमिंग चेंज करें तो वो बहुत ही अच्छा फायदा करता है। ओवल्यूशन अगर होना चाहिए, 1 मिनट, ये सैमसंग जो है, सैमसंग मुनमुन जी के पेशेंट हैं, आप कृपया यहाँ से चले जाइए सर, ये आपके लिए एक लेक्चर नहीं है, उसके लिए क्षमा करिए। जो अनऑथराइज्ड लोग हैं, जो डॉक्टर नहीं है, उनको मैं यहाँ पे अलाउ नहीं करूंगा। मुनमुन जी आप अपने पेशेंट को नहीं बोलिए। सर, मेरा पेशेंट नहीं है सर, वो सैमसंग कौन है? कोई दूसरा है सर। अच्छा, अच्छा फिर ठीक है, मैं उनको एडमिट करता हूँ। अपना नाम लिख के करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपसे कंफर्म हो गया आपके पेशेंट नहीं है, ठीक है वो आ गए। तो ओवल्यूशन अगर कराना है तो जो लता करंज नाम की वनस्पति है, जो हम लोग कुबेराक्षवटी जिसको बोलते हैं, कुबेराक्ष, लता करंज और शुंठी, यह ओवल्यूशन को बहुत ही अच्छा करता है। और साथ में पुष्प धनवा रस जो है वो ओवल्यूशन बहुत ही अच्छा करता है। दूसरा दवाई है अदरक सिद्ध घृत का नस्य देना, या अदरक का जो स्वरस है उसका नस्य देना। और मरीच जो है, काली मिर्च, वह खाने के पहले अगर दे दिया जाए तो वो ओवल्यूशन को बहुत ही अच्छा करता है। इसके अलावा ओवल्यूशन के लिए हम लोग कंडीशन देख के, प्रकृति देख के, चित्रकादि वटी दें, लशुनादि वटी दें, थोड़ा उष्ण दवाइयां दें, तो उससे ओवल्यूशन बहुत ही अच्छा होने लगता है। इसी तरह से कभी कभी गर्भाशय शिथिलता आ जाती है गर्भाशय में, या पांडु रोग रहता है, तो हम लोग उसमें रोहित का रिष्ट देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कभी कभी त्वचा रोग रहता है, स्किन में प्रॉब्लम रहती है जैसे सोरियासिस वगैरह, और उसके वजह से अनओवल्यूशन हो रहा है, या स्थौल्यता है, बहुत ज्यादा मोटापा है, उसमें खदीरा रिष्ट अगर दे तो वो बहुत ही अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से तिल का काढ़ा और गुड़ डाल के अगर दें तो वह महीना ज्यादा अच्छे से लाता है, आर्तव जनन का कार्य करता है। और इसको हम लोग एक बार में दे सकते हैं या कंटिन्यू हम दें तो यह आर्तव जनन करने की प्रॉपर्टी रहती है। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल पीरियड है लेकिन वो डिलेड हो रहा है। अभी वो एक डॉक्टर प्रीति जुकारिया मैम ने मुझे कहा
कि उनके एक पेशेंट है, उनको 45 डेज के बाद बच्ची को मेंसेस आ रहे हैं। पिछली बार 35 डेज में आ गया था, अभी वो डिले हो रहा है। तो उसमें अगर हम तिल का काढ़ा और गुड़ दें, ऐसे कंडीशन में मेंसेस जल्दी जल्दी आने लगता है, मतलब नॉर्मल टाइमिंग में आने लगता है। अगर ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है कि बहुत दिनों से है कि डिलेड मेंसेस आ रहे हैं, तो उसमें हमें सिस्टमिक प्रॉब्लम देखना चाहिए, मतलब पूरे बॉडी में हॉर्मोन्स कैसा है, उसका अग्नि कैसा है, उसका रस धातु कैसा है, रक्त धातु कैसा है, हर चीज को ध्यान में रखना है। कोई और बीमारी हुई है क्या, राज्यक्षमा हुआ है क्या, शोष हुआ है क्या, रक्तपित्त हुआ है, और क्या है, ज्वर की हिस्ट्री है क्या, या मीजल्स हुआ था, मलेरिया हुआ था, टाइफाइड हुआ था, क्या चीज हुआ है, वो हमें केस टेकिंग करके पता चलता है, तभी ये काम करता है। तो ऐसे में अगर हम लोगों ने सिस्टमिक डिजीजेस नहीं देखा और तिल का काढ़ा और गुड़ देने लगे, तो ये फॉर्मूला ऐसे काम नहीं करेगा, हमें पूरा केस टेकिंग प्रॉपरली करना पड़ता है। कभी कभी ओवम का साइज जो रहता है वो बहुत ही छोटा रहता है, या ओवरीज का साइज बहुत छोटा रहता है, तो इसको बढ़ाने के लिए द्राक्षारिष्ट या द्राक्षासव और प्लस अशोकारिष्ट अगर दे दिया जाए तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। यह गर्भाशय की अग्नि जो है, हर ऑर्गन की एक अग्नि होती है, तो ये गर्भाशय की अग्नि को प्राकृत कर देता है, और धात्वग्नि को भी ये बहुत ही पावरफुल बना देता है। जब धात्वग्नि अच्छी होगी तो ओवम ओवल्यूशन भी अच्छा होने लगेगा, ओवम का साइज भी अच्छा हो जाएगा, ओवरीज भी अच्छे हो जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए द्राक्षारिष्ट, द्राक्षासव और अशोकारिष्ट इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब नष्टार्तव होता है, तो आयुर्वेद के हिसाब से क्या सोचना चाहिए, मेनोपॉज हो गया है, नष्टार्तव, जब पूरा रजो निवृत्ति हो गई है, तो वहां पे शुक्र धातु जो है वो स्थानिक ऑर्गन में जो शुक्र है वो कम हो गया है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। लेकिन जब अनार्तव है, मैंने पहले क्या बोला, नष्टार्तव, अब है अनार्तव। अनार्तव मतलब अमेनोरिया, नष्टार्तव मतलब नष्ट हो गया, पूरा मेनोपॉज हो गया है, रजो निवृत्ति हो गया है, वो अलग कंडीशन है। और अनार्तव जो है, अमेनोरिया है, तो उसमें आर्तव का अभाव होता है, तो उसमें कफ का कहीं ना कहीं ये हो गया है, कफ जो है स्निग्धता ला रहे हैं वो कम हो गया है, वायु ज्यादा बढ़ गया है रुक्ष गुण से, या मेदावृत वात है उसके वजह से हो रहा है, या माल न्यूट्रिशन है, वहां पे अच्छे से रस और रक्त नहीं मिल पा रहे हैं। तो अनार्तव का क्या कारण है, वहां पे अनुलोम क्षय है, प्रतिलोम क्षय है, या किसके वजह से, या कफ दोष की कमी है और वायु का रुक्ष गुण बढ़ गया है, वह हमें पूरे अच्छे से संप्राप्ति समझनी पड़ती है, तो हम लोग अच्छे से उसको कर सकते हैं। इसी तरह से जब फाइब्रॉइड के पेशेंट आते हैं, तो कुमारी जो रहता है, एलोवेरा, उसका जो अंदर का जो गर रहता है वह, और गुड़, वो अगर हम लोग मिक्स करके दें, जेली जो रहता है फ्रेश, वो अगर दे तो फाइब्रोइड को वो पूरी तरह से डिसॉल्व करता है। ऐसे फाइब्रोइड को डिसॉल्व करना है तो शार का आदि तेल को अगर हम लोग उत्तर बस्ती दें, तो वो जल्दी जल्दी उसको डिसॉल्व कर देता है। अगर कभी कभी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है फाइब्रोइड में, मेनोरेजिया है, रक्त प्रदर हो रहा है बहुत ज्यादा फाइब्रोइड की वजह से, तो वहां पे पित्त जो रहता है उसका अनुबंध रहता है, तो हमें वहां पे क्या करना है कि पित्त के शमन करने वाली चिकित्सा, ऐसा सोचिए रक्त पित्त है, रक्त भी दूषित है और पित्त भी दूषित है, फाइब्रोइड के पेशेंट आप लोगों ने देखा होगा, तो ऐसे में हम लोग दुर्वा स्वरस, शतावरी घृत, मतलब पित्त शामक सारे द्रव्य, या मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य, तिक्त रसात्मक में हम रस पाचक, रक्त पाचक, महातिक्त घृत, पंच तिक्त घृत, घृत कल्पना दे सकते हैं, या कषाय रसात्मक द्रव्य दे सकते हैं। तो उससे अशोकारिष्ट दे सकते हैं, पुष्यानुक चूर्ण दे सकते हैं, जब एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है तो पहले उसको रोकना जरूरी है, पित्त का शमन करना जरूरी है। और उसमें हम लोग क्या दे सकते हैं, तो बोलबद रस, प्रद्रांतक लौ, ये सब हम दे, प्रद्रांतक बटी, ये सब हम जब देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। नाग केशर चूर्ण, तंडुलोदक, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो दोषों के हिसाब से रक्त का स्थापन करना चाहिए, और ये सब अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो शोणित स्थापन गण जो है वो अगर रक्त प्रदर में दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से उत्तर बस्ती दें, कब दें, जब फाइब्रॉइड्स है और बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आ रहे हैं और वायु के लक्षण दिख रहे हैं, तो उसमें तेल का हम बस्ती दें या उत्तर बस्ती दें, दोनों दे सकते हैं। और अम्ल द्रव्य के क्वाथ या स्वरस से हम लोग उत्तर बस्ती दे सकते हैं। जब पित्त का डोमिनेंस है, बहुत दाह वगैरह हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, जलन हो रहा है, तो मधुर सिद्ध मेडिसिन है, उससे क्वाथ बना के और दूध मिक्स करके शीरपाक जैसा बना के उसका उत्तर बस्ती या गुद बस्ती दें, या तिक्तक शीर बस्ती भी देना, तो उससे भी बहुत अच्छा जो रक्त प्रदर है उसमें फायदा होता है। और ज्यादातर एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ,
जब भी रक्त प्रदर के पेशेंट आए, आप चंदन मला लाक्षादी तेल जो है उसका मात्रा बस्ती दे दीजिए। विद इन 24 आवर्स वो कम हो जाएगा जो हैवी मेंसेज आ रहा है, क्योंकि प्रदर हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपान वायु की दृष्टि है, वायु का और पित्त का जो वायु का चल गुण बढ़ गया है, पित्त का स्तर गुण बढ़ गया है। तो उसको हमें ठीक करना है, तो हमें चंदन बला लाक्षादी तेल, तेल का बस्ती दे रहे हैं, वायु का शमन करेगा, पित्त का शमन करेगा, क्योंकि चंदन है और बला है वो गर्भाशय को बल देगा, और लाक्षा है वो संधान करेगा, हीलिंग करेगा। इसलिए हमें चंदन बला लाक्षादी तेल का बहुत अच्छा फायदा होता है। एक दिन चंदन बला लाक्षादी तेल का उत्तर मात्रा बस्ती दीजिए, दूसरे दिन तिक्तक क्षीर बस्ती का दीजिए। अगर कफ का अनुबंध है और प्रदर हो रहा है, श्वेत प्रदर जैसा हो रहा है, तो गोमूत्र और कटु रस प्रधान द्रव्यों का अगर हम लोग मात्रा बस्ती देंगे तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इंटरनली क्या देना है, वात का डोमिनेंस है, पेनफुल हो रहा है और बहुत हैवी मेंसेस आ रहा है, तो तिल का चूर्ण, तिल को पीस के तिल का चूर्ण को शहद के साथ दें, या दही को मधु के साथ दें। दही और जो ये हनी, कर्ड और हनी, इसको मिक्स करके खाने के लिए दें तो ये बहुत अच्छा फायदा होता है। या घृत और मधु विषम मात्रा में, सेम मात्रा में नहीं देना है, उसको दें। या फिर हमें क्या करना है कि कपित्थ का जो पत्र होता है उसका कल्क बनाना है और घृत में भून देना है, और एक राजाधन खिरनी नाम का द्रव्य होता है उसको दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पित्त का डोमिनेंस है तो इंटरनली अगर हम लोग को देना है तो पित्त शामक द्रव्य जैसे कमल दें, कमल डंडी दें, मुस्ता दें, और इनमें से किसी को भी चूर्ण को दूध, चीनी या मधु के साथ दें। मुलेठी जो रहता है यष्टि मधु, वह अगर दें, और लोद्र दें और मुस्ता दें, फिटकरी को पीस के दें एक एक चुटकी की मात्रा में, या समभाग चूर्ण दें मधु के साथ, कंडीशन के हिसाब से, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और पित्त का डोमिनेंस है तो पुष्यानुक चूर्ण को मधु में चाटकर और तंडुलोदक पीना है। तो पित्त जन्य जो है, बहुत हैवी मेंसेस आ रहे हैं और दाह वगैरह हो रहा है, पाक हो रहा है, योनि में पाक हो रहा है, अल्सरेशन हो रहा है, उसमें ये बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से कफ का डोमिनेंस है, श्वेत प्रदर हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो नीम का पत्र और गुड़ुची का कल्प, इसको हम कोई आसव रिष्ट के साथ दें, जैसे पतरंगासव, लोद्रासव, कुटजारिष्ट, इनके साथ दें तो श्वेत प्रदर में बहुत ही अच्छा फायदा हो जाता है। अभी कंचन मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपने श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर के पेशेंट में क्या दिया? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए प्लीज मैम। प्रणाम सर। हाँ, जैसे श्वेत प्रदर में तो मैंने पत्रांगासव चलाया सर, और पुष्यानुक चूर्ण तंडुलोदक के साथ, और रक्त प्रदर में मैंने बहुत बार कहरवा पिष्टि भी मैंने ऐड किया है दशमूलारिष्ट के साथ। मतलब वहां पे हमें पहले तो स्तंभन ही करना होता है रक्त प्रदर अगर हो तो, क्योंकि नहीं तो अगर हम नहीं करते हैं, हम बस बाकी मेडिसिन पे ही फोकस करते हैं ना, और रक्त स्तंभन नहीं होता है तो पेशेंट की जान को भी खतरा रहता है। क्योंकि मैंने एक पेशेंट देखी थी, उसका हीमोग्लोबिन 3 पे गया था सर, और उसको काफी बड़ी सिस्ट थी ओवरी में, और वो मतलब कम कम से कम वो 9 सेंटीमीटर की थी। और वो पेशेंट आईसीयू में थे। 3 पे हीमोग्लोबिन जाने के बाद उन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह चढ़ाया था उसे। फिर वो थोड़ा सा उसका हीमोग्लोबिन बढ़ने के बाद वो मेरे पास आई थी, पर उसको बोल दिया था डॉक्टर ने कि सर्जरी करे करके, क्योंकि सर्जरी करेंगे तो ही ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं तो फिर से अगर नेक्स्ट मंथ में आपके हेवी मेंसेस जाते हैं तो आपको फिर से ब्लड चढ़ाने का काम पड़ सकता है। तो वो जब आई थी तो मैंने तो पहले रक्त स्तंभन ही किया उसे ना, दुर्वा स्वरस मैंने दिया था। जब भी मतलब उसके पीरियड्स आने वाले होते थे तो पहले तो मैंने उसको पूरे महीने के लिए दुर्वा स्वरस खिलाया। फिर जब उसके पीरियड्स आए तो जैसे वो 7 to 8 डेज पीरियड्स में होती थी और काफी हेवी मेंसेस रहते थे, उसके 5-6 पैड उसको दिन में लगते थे। तो वो 4 दिन पे आए थे, 1 महीना दुर्वासोरस लेने पे। फिर बाद में उसने सेकेंड मंथ में उसने खुद ही मतलब वो दुर्वा नहीं मिलती थी उसको, इजीली अवेलेबल नहीं होती थी, मुंबई में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि इजीली नहीं मिलती है दुर्वा। तो फिर उसने क्या किया ना कि पीरियड्स उसको, फिर मैंने बोला था कि पीरियड्स आने के एटलीस्ट 10 दिन पहले से इसे स्टार्ट करना, और पीरियड्स खत्म होने के बाद ही इसको बंद करना। तो ऐसे कर करके उसको मैंने अभी उसकी सिस्ट, उसने अभी भी सर्जरी नहीं कराई सर। अभी वो 6 महीने के बाद उसका सिस्ट अभी 7 सेंटीमीटर पे आया है, और काफी अच्छे से मतलब वो रिड्यूस हो रहा है। अभी हो सकता है कि हम अभी फिर से उसके, मुझे लगता है 2 महीने का उसका मेडिसिन गया है, तो हम देखेंगे उसका नेक्स्ट रिपोर्ट कैसे आता है।
मतलब हम श्वेत प्रदर के पेशेंट भी बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं आयुर्वेद से, और रक्त प्रदर वाले भी पेशेंट बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। श्वेत प्रदर में तो बहुत बार पेशेंट कंडू के साथ आता है, बहुत मतलब ईचिंग है, उन्हें पता नहीं लगता है कि ये मतलब वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए उनको ईचिंग हो रही है। बस वो ईचिंग की कंप्लेंट लेके आते हैं, हमें ही पूछना पड़ता है कि सफेद पानी की कोई तकलीफ है या क्या है। बहुत बार ऐसे भी दिखता है कि इंटरनल उनको कभी कभी हम जैसे बोलते हैं ना कि अंदर से कुछ स्वेलिंग है। तो बहुत बार ऐसे पेशेंट में मैंने पुनर्नरवादी मंडूर भी चलाया है। महायोगराज गूगल यहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है। तो मुझे वाइट डिस्चार्ज में भी यहाँ पे महायोगराज और दशमूलारिष्ट पुनर्नरवादी मंडूर से बहुत अच्छे से फायदा मिला है। बस हमें पुनर्नरवादी मंडूर देते समय पेशेंट की प्रकृति और दोष जरूर देखना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा उष्ण होता है, गोमूत्र भी होता है उसमें, तो हमें वो देख के देना चाहिए। हम काफी अच्छे से मतलब उनका डाइट वगैरह सब चेंज कराए, हम थोड़ा सा योगा प्राणायाम के लिए उन्हें थोड़ा सा मोटिवेट करें, तो हम पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं सर। जी सर। हाँ, बहुत अच्छा बताया आपने। इस टॉपिक पे और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, किसी का कोई अनुभव है? हैवी मेंसेस आ रहे हैं, डॉक्टर विनीता मैडम आप गायनेक में कर रही हैं, आपको एडमिशन हो गया ना मैडम? विनीता मैम आप सुन पा रही हैं? जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोग जी। आपका एडमिशन हो गया ना? जी सर, तो मतलब कॉलेज ज्वाइन कर लिया आपने? कॉलेज ज्वाइन कर लिया सर। अभी क्लासेस 15 के बाद स्टार्ट होंगे, 15 नवंबर के बाद। आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने एमडी का, आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो आपने चूज किया और आप अच्छे कॉलेज से कर रही हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आप मैम, लोग बहुत आशीर्वाद है। और आपने कैसे पढ़ाई किया था एमडी का, एंट्रेंस का, थोड़ा बताएंगी सबको? अ, सर एमडी का मतलब ऐसा मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया था, बस आप लोगों के जो लेक्चर थे वो मैंने अटेंड किए थे। और प्लस मेरा मतलब पुराना जो भी था वो क्या था, मतलब वो मेरे को याद था मेमोराइज, तो उसी से मेरा हुआ था मेनली। तो आप लोगों ने मोटिवेट किया था, और ये जो लेक्चर में मॉर्निंग सेशन वगैरह ज्वाइन करती थी तो चीजें याद रहती हैं, जैसे कंपैरेटिव जो होती है ना कि सुश्रुत में क्या है, वाग्भट में क्या है, तो वही मेन कंफ्यूजन वाला होता है, वहां पे आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो वो सब इसी से क्लियर हुआ सर, वैसे तो। और आपने एक ही अटेम्प्ट दिया और हो गया आपका? हाँ सर, मैंने फर्स्ट टाइम ही दिया था। हाँ, कितना इंटेलिजेंट है आप, बहुत मजा आया। थैंक अभी यू तो सर। देखिए आपके साथ सब लोग हैं, कंचन मैम का भी सपोर्ट है आपके पास, सब लोग का है, सब लोग आपको सपोर्ट मतलब करेंगे। हमने इनको देखा है ना, पढ़ते समय इनका द्रव्य गुण कितना अच्छा रहता था। मतलब हाँ उसी से वो स्कोर कर लिए होंगे। मतलब इतना हमारे साथ पढ़ते थे ना, तब हम मोटिवेट करते थे ना कि आप भी दो करके। और अच्छा लग रहा है सर कि हमने जितने लोगों ने एक साथ पढ़ाई की थी ना, सभी अभी एमडी कर रहे हैं। बहुत हाँ, अच्छा लग रहा है। जिसने भी कॉन्ग्रेचुलेशन पढ़ाई मैम। किया सभी का हो गया, एक भी फेल नहीं हुआ, अभी तक रिकॉर्ड है। जी सर, सर सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आप ही कहते हैं सर, करो करो करो, आप सबको बहुत मोटिवेट करते हो सर। जी, ठीक है। भगवान की कृपा है, असली में आपने ही किया है, मैं बस रास्ता देता हूँ, आप किया तो आपने ही खुद ही किया है। लेकिन रास्ता भी तो हर कोई नहीं बताता ना सर, हर कोई नहीं मोटिवेट करता। मतलब हम लोग ये प्लेटफॉर्म नहीं ज्वाइन करते तो मैं शायद पता नहीं पीजी का सोचती भी नहीं। बाकी सब मैम लोगों ने किया, फिर सबने मोटिवेट किया कि आप दो एग्जाम दो एग्जाम। मैंने शायद 2 साल लगातार नहीं दिया एग्जाम, हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने कहा यार तैयारी वैयारी तो कुछ है नहीं, कैसे दूं। इस साल मुझे लगा यार भर देती हूँ, फिर दिया तो फिर हो गया। और कितने परसेंटाइल है आपको? मेरे 82% आए, 82.6% आए थे। तो सबसे हाईएस्ट तो आपका ही है ओपन में अभी तक का। एक स्मिता मैडम का था, वो उसमें थी, रिजर्वेशन कोटा में थी, 85 या 86 था। ओपन हाँ में तो आप ही अभी सबसे ज्यादा है, देखा जाए तो जी आप सर, इंटेलिजेंट हैं, ये मानना पड़ेगा दुनिया को कि आप हैं इंटेलिजेंट। उसका तो पता नहीं। हाँ, अभी आप मन लगा के पढ़िए। रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स का मैं क्लास लेता हूँ बीच बीच में, कभी कभी संडे को लूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो जुड़ जाइएगा। जी और सर। आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर हरीश बत्रा सर हैं, जो लोग एमडी है ना, वो लोग बहुत हेल्प करेंगे आपको, कोई हाँ भी। सर, हाँ बोलिए। सबने बहुत हेल्प की सर। शशि मैम से मेरी बात हुई थी, और हाँ कंचन मैम से बात हुई थी, रश्मि मैम से बात हुई थी। तो सब लोगों ने बहुत मोटिवेट किया था सर। पहले तो हाँ मतलब पहले लगता था पता नहीं कैसे होगा, कॉलेज कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे सब होगा, काउंसलिंग कैसे होगी, इतने टेंशन रहती थी जब तक हो नहीं जाता एडमिशन। लेकिन सबने तो गाइड किया तो फिर हो गया सर।
आपका कौन सा, अलीगढ़ का कॉलेज है ना? हाँ सर, अलीगढ़ का कॉलेज है। तो आपके हस्बैंड पूरा सपोर्ट कर रहे होंगे, मतलब जाने जी आने में सर। कॉलेज सर में? हस्बैंड भी, पेरेंट्स भी, सब लोगों ने सपोर्ट किया। हाँ, और सबसे मेन नवीन सर का आशीर्वाद है। डॉक्टर हाँ सर। नवीन सर ने मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था, इतना अच्छा कि मतलब अच्छा, मतलब जो अच्छा काम किया है तो बोलना चाहिए कि अच्छा काम किया था सर ने। जी सर। सर उनसे भी बहुत कुछ सीखा है, आपसे भी बहुत, आप दोनों गुरु हैं, उनसे मैंने मर्म सीखा है, नाड़ी सीखी है, अग्निकर्म, ये सब मैंने सीखा और मैं उनको यूज भी करती हूँ। आपसे सारी ये चीजें, कैसे केस टेकिंग करना है, आयुर्वेद को कैसे समझना है, ये सब आपसे सीखा है सर। तो जी। दोनों ही गुरु हैं सर, दोनों ही पूजनीय है। हाँ, नवीन सर बहुत अच्छे हैं। चलिए अभी हम थोड़ा और पढ़ते हैं। पतरंगासव जो है, मैं अपने आपको दिखाता हूँ अभी। इसको मैं पहले स्टॉप शेयर करता हूँ। पतरंगासव जो है वो हम लोग कब दे सकते हैं? पतरंगासव में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि पतरंगासव कब देना चाहिए, लोद्रासव कब देना चाहिए, उसके बारे में भी बात करते हैं। तो हर तरह का प्रदर रोग जब रहता है तो पतरंगासव देना चाहिए। और कुछ कुछ योग है जो हमारे सर ने बहुत रिसर्च करके, बहुत सारे मराठी किताबों का निचोड़ लेके हमें दिया है ये नोट्स। तो अशोक है, अशोक का चूर्ण लेना है। अशोक भी दो टाइप का आता है, एक आर्टिफिशियल जो रहता है आजकल, हाइब्रिड टाइप का आता है, और एक ओरिजिनल। तो अगर ओरिजिनल वाला अशोक मिले, जो हाइब्रिड टाइप का है वो अशोक का पेड़ एकदम सीधा सीधा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कॉलेजेस में एकदम सीधा सीधा होता है। लेकिन जो ओरिजिनल अशोक का वृक्ष होता है, हम लोग ने द्रव्य गुण भी शुरू करेंगे, द्रव्य गुण पढ़ना आगे आने वाले सत्रों में। तो अशोक जो ओरिजिनल रहता है ना, वो ऐसे फैला हुआ रहता है। तो अगर ओरिजिनल अशोक का छाल का चूर्ण या पंचांग मिल जाए और गोघृत और मिश्री मिले, तो इसका हमें मतलब अशोक का पंचांग का या छाल का काढ़ा बना के उसमें गोघृत डाल के, मिश्री डाल के, और वह पीने से रक्त प्रदर ठीक होता है। इतना बढ़िया अशोक का छाल है। इसी तरह से जो छुई मुई होती है, मराठी में उसको लज्जालू बोलते हैं, उसको टच करें तो वो तुरंत ही सिकुड़ जाती है। तो उसका जो लज्जालू का पंचांग है, उसको क्या करना है कि उसका काढ़ा बना के और वह पीना है। तो एक दिन में हेवी मेंसेस को वो रोक देता है, इतना बढ़िया वो काम करता है। और इसका उल्लेख रसतंत्र सार नाम के पुस्तक में दिया गया है। उसी तरह से रसतंत्र सार नाम का पुस्तक है, उसमें ऐसा बताया है कि चंद्रकला रस जो है वो पित्त शामक द्रव्य है, रक्त का प्रसादन भी करता है और पित्त का शमन भी करता है। तो चंद्रकला रस को पतरंगास्व के साथ देने से हर तरह का रक्त प्रदर ठीक हो जाता है। मेनोरेजिया हो या मेटोरेजिया हो, मतलब टाइम से पहले आने वाला हो या फिर हैवी मेंसेस हो, वो ठीक हो जाता है, रुक जाता है। इसी तरह से अगर फाइब्रॉइड के पेशेंट हैं और पेरीमेनोपॉजल टाइम पे है, प्री मेनोपॉजल टाइम पे है, तो उनको कंफ्यूजन रहता है कि मेनोपॉज हो गया है कि फाइब्रॉइड होने की वजह से महीना बंद हो गया है। तो इसमें हमें क्या करना है कि अगर मेंसेस, तो सोनोग्राफी करके, अल्ट्रासोनोग्राफी करके हमें पता चलना चाहिए मेंसेस आने के बाद कि वो अच्छे से क्यों नहीं हो रहे। तो फाइब्रॉइड किस जगह पे उसको देखना चाहिए। तो फाइब्रॉइड का साइज अगर ज्यादा है तो वो आने नहीं देता है मेंसेस को, वो देखना चाहिए। अब फाइब्रॉइड का पोजीशन अगर हमें देखना है तो उससे, और उसकी चिकित्सा भी थोड़ा थोड़ा चेंज होती है फाइब्रॉइड के आकार से। जैसे सब सेरोसल है, आउटर लेयर या मिडल लेयर में है, तो उसको चर्म कील या अर्श की तरह चिकित्सा करना है। जैसे हम अर्श की चिकित्सा में क्या करते हैं, अर्श में बोला है कि अग्निमांद्यात मल संचयात, अग्निमंद होता है और मल की संचिति ज्यादा होने से अर्श होता है। अग्निमंद भी होता है, मल संचिति होती है, या प्रवाहन करने से होता है, या हीट बहुत ज्यादा बढ़ गया, नॉनवेज खाया बहुत ज्यादा, मिर्ची भुना हुआ बहुत ज्यादा खाया, तो अर्श होता है। तो उसमें हमें अर्श की तरह चिकित्सा करनी है। जब सब सेरोसल हुआ, आउटर लेयर में हुआ या मिडल लेयर में हुआ, जब इनर लेयर में हुआ, यूट्रस के एकदम इनर लेयर में हुआ है, सब म्यूकोजल लेयर में अगर हुआ है, तो हम उसको अर्बुद की तरह या अपची की तरह दें चिकित्सा। और इसमें ग्रंथिरज फॉर्मूला है, ये कंटिन्यू 1 साल 2 साल देना है। और कुमारी और गुड़, कांचनार गुगुल और पत्र पोटली स्वेद, नाभि के पूरा चारों ओर पत्र पोटली स्वेद रोज करना है। और रक्त मोक्षण करना है, नाभि के चारों ओर जलौका लगा दें, उससे फायदा होता है। और कांचनार गुगुल है, और मांस पाचक, मेदोपाचक और नाग भस्म, ये सब जब दवाइयां देते हैं तो फाइब्रॉइड धीरे धीरे ठीक होता है। और अगर पॉसिबल है तो उत्तर बस्ती दें, क्षार काशी सादी तेल का, तो उससे वो डिजोल्व हो जाता है।
मैं ये जनरल ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, हर पेशेंट अलग होते हैं, हर पेशेंट में हमें केस टेकिंग करना पड़ता है, हेतु निकालना पड़ता है, और मतलब और मैं एक जनरल ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। मतलब आप लोग कभी ऐसा मत सोचिएगा कि आयुर्वेद में फाइब्रॉइड के लिए क्या ट्रीटमेंट है। वहां तो मायोमेक्टोमी करते हैं, मतलब वहां सर्जरी करते हैं, कॉटरी करते हैं, कुछ ना कुछ ये करते हैं, फिर से फाइब्रॉइड हो जाता है। आयुर्वेद में तो बहुत ही अच्छा इलाज है। इसी तरह से अब्रक भस्म और ताम्र भस्म और रौप्य भस्म अगर एकत्रित दिया जाए तो यह गर्भाशय का शोधन भी करता है। एक एक रत्ती की मात्रा में देना है, एक एक चुटकी, 125 mgm अब्रक भस्म, ताम्र भस्म। ताम्र भस्म तो और कम देना पड़ता है, नहीं तो वो उत्क्लेश करता है। और ताम्र भस्म को 1/4 चुटकी, इतना बहुत कम मात्रा में। अगर उससे भी उत्क्लेश हो रहे तो और कम करना है। और रौप्य भस्म जो चांदी का भस्म है, ये गर्भाशय का शोधन करता है और रसायन है। इसी तरह से जब हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो रसांजन, हरितकी और आमलकी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। पुष्यानुक चूर्ण प्लस फटिक भस्म, लोद्र, इनको मिक्स करके और तंडुलोदक के साथ दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से एक हिमालय कंपनी का आता है स्टेपिलॉन, स्टेपिलॉन, वह टैबलेट भी बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स जब आते हैं, आप लोग अगर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक मिनट रुके मैं दिखाता हूँ। मेनोपॉजल सिम्टम्स जब शुरू होते हैं ना, मैं शेयर करता हूँ, तो वजाइनल एट्रोफी होने लगता है, ड्राइनेस, इचिंग, पेन और इरिटेशन ड्यूरिंग मेनोपॉज, ये होता है। प्री मेनोपॉजल बोल रहा हूँ, मेनोपॉज हुआ नहीं है, महीना बंद होने वाला है, तो हमें क्या देना चाहिए? तो हमें बिफोर पीरियड्स 10 मुलारिश दें, ठीक है? उससे पेन वगैरह जो है वो कम हो जाएगा और गर्भाशय को बल मिलेगा। बिफोर पीरियड्स, जब पीरियड्स आ रहे हैं तो सारस्वता रिश्ते, और आफ्टर पीरियड्स कुमारी असव दें। या फिर ये जो रहता है मतलब ये हर पेशेंट को भी हम लोग दे सकते हैं कि बिफोर पीरियड्स, मैं एक ऐसा चीज बता रहा हूँ ना जो हमारे सर ने सिखाया कि 10 मुलारिश को बिफोर पीरियड्स दें। जब पीरियड्स आता है तो माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है, मूड स्विंग होता है, इसीलिए सारस्वता रिश्ते, और आफ्टर पीरियड्स कुमारी असव दें तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से देवदारवा रिष्ट है, वो स्तन्य व स्त्रोतस पे भी काम करता है, गर्भाशय पे भी काम करता है। जीर्काद्य रिष्ट है, वो गर्भाशय पे काम करता है। तो अभी मैं इतना करके दूसरा टॉपिक और बताना है मुझे। आप कंचन मैम या कोई और कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज, इस टॉपिक पे, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बोलना चाहते हैं? वीना मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? वीना मैम आप कुछ बोलिए, आपका कुछ अनुभव है तो शेयर करिए प्लीज। माधुरी मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए प्लीज। हाँ सर माधुरी मैम। आपने अभी जरा रिपीट कीजिए ना, मतलब ये जो मेनोपॉज के वक्त देना है ना पीरियड्स। मेनोपॉज के टाइम भी, या फिर नॉर्मल हर बच्चे को, हर स्त्री को देना चाहिए। बिफोर पीरियड्स 10 मुलारिस्ट, हाँ, लिख और लीजिए। सारस्वत अरिष्ट ड्यूरिंग पीरियड्स एंड आफ्टर पीरियड इज कुमारी असव, है ना? हाँ हाँ, इसको तो याद रखिए। कंटिन्यू कितना हफ्ता भर ही देना है क्या 15 दिन देना है ऐसा वो बिफोर? आप डिसाइड कर सकते हैं अच्छा। कंडीशन के हिसाब से। लेकिन बहुत ही ये दवाइयां जो है टॉनिक है, गर्भाशय के लिए टॉनिक है, और पूरा फिजियोलॉजी को ठीक करती हैं, क्योंकि और आज फिर के जमाने में लोग हाँ हेतु प्रेम बहुत करते हैं। हाँ बोलिए। सर, ये रेगुलर करेगा मतलब उसको बराबर हार्मोन्स वगैरह ठीक ही हो जाए। हाँ हाँ, ये बहुत ही अच्छा है कि बिफोर पीरियड्स 10 मुलारिस्ट, ड्यूरिंग पीरियड्स सारस्वता रिष्ट, और आफ्टर पीरियड्स कुमारी असव, हाँ इसको ध्यान में रखिए, ठीक है? अभी और कुछ किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। अंजलि मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं, या वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं? शशि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं, सुनना चाहते हैं? तो अभी ना एक और चीज है जो आजकल प्रॉब्लम बढ़ रहा है, कि ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो रहा है, तनों में बहुत ज्यादा गांठ या ग्रंथि जैसा हो रहा है। तो पहले तो हमारे पास जब ऐसे पेशेंट आते हैं तो हमें डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी होता है, कि डिफरेंशिएट करना है कि ये मतलब पीरियड से रिलेटेड है कि पीरियड से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि जब मेंसेस का पीरियड्स आ रहा है तो उस टाइम पे टेंडरनेस ज्यादा बढ़ जाती है, ग्रंथि जैसे उत्पन्न हो जाते हैं। अगर वो पीरियड्स से है रिलेटेड तो इसमें कहीं ना कहीं रजो दुष्टि है, इसको ध्यान में रखें।
या स्तन्याशय से संबंधित है तो हमें रक्त धातु पे काम करना है और रस पे चिकित्सा करना है। तो हमें रक्तपाचक रक्तपाचक ये दवाइयां देना है। लेकिन अगर पीरियड आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं, वो थ्रू आउट है, हमेशा है, ग्रंथि जैसा है। तो उसमें मांस और मेद धातु से संबंधित है। तो इसमें मांस मेदोगत अर्बुद, इसको ध्यान में रखते हुए मतलब फाइब्रोएडिनोमा है ना, तो वो हमेशा है, तो उसमें मांस पर चिकित्सा करना है, मेद पे चिकित्सा करना है। और वो बिनाइन ही रहता है, ज्यादातर मैलिग्नेंट नहीं होता है। मैलिग्नेंट तो बाद में होता है, बहुत सालों से रहा और अपथ्य सेवन किया तो बाद में वो मैलिग्नेंसी कैंसरस हो सकता है। तो हमें और वो कितना साइज है उस हिसाब से करें। अब चिकित्सा है तो उसमें हम क्या क्या दवाइयां दे सकते हैं, मैं एक सामान्य चिकित्सा बताता हूँ। विशेष चिकित्सा जो है वह पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। तब भी हम लौह भस्म दें 1-1 रत्ती की मात्रा में सुबह शाम। कांचनार गुगुल दें, एक रौद्र रस आता है जो ग्रंथि रोगाधिकार भेषज रत्नावली में है, वो दें। क्रव्याद रस दें। क्रव्याद रस जो है वो इतनी बढ़िया दवाई है, कांचनार गुगुल के साथ दें तो फाइब्रोएडिनोमा को पूरी तरह से, या कहीं पर भी ग्रंथि हो उसको डिजोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से वमन दें, बस्ती रेगुलरली दें, लेप का प्रयोग करें, जो ग्रंथि पाचक लेप है वो दें। पालक की सब्जी को कच्चा खाना है, जो पालक होता है स्पाइनेच, उसको कच्चा खाने से फाइब्रोएडिनोमा डिजोल्व हो जाता है। शुंठी का क्वाथ दें कांचनार गुगुल के साथ या वरुण आदि काढ़ा के साथ। इसी तरह से सहचर तेल का बस्ती दें। अगर मेंसेस से रिलेटेड है, मेंसेस आने के टाइम में वो बढ़ जाता है, मेंसेस जाने के बाद वो कम हो जाता है, तो यहाँ पे गर्भाशय को शोधन करना बहुत जरूरी है। तो आप दशमूला रिष्ट दें, देवदारवा रिष्ट, कार्पास मलासव, जिरकाद्य रिष्ट, ऐसे द्रव्य दें जो गर्भाशय को पूरी तरह से क्लीन कर दे। इसी तरह से महाजोरांकुश रस है, कुक्कुट नखी लेप दें लोकल एप्लीकेशन के लिए। पत्र पोटली स्वेद करें, शाली षष्टिक पिंड स्वेद दें और रजस्वला परिचर्या करें, तो ये पूरी तरह से डिजॉल्व होता है। मतलब और हम पेशेंट में कितना कंसिस्टेंसी है, पेशेंट कितना फॉलो कर पाती है, उसके हिसाब से अगर वो करे तो हर तरह का ग्रंथि जो है 7 से 8 महीना लेता है, 100% डिजॉल्व होता है। अगर वो भी एप्पल का साइज का अगर हो, मतलब जो सेब होता है सफरचंद, उतना बड़ा भी ग्रंथि है, 7 से 8 महीने में डिजॉल्व होता है। अगर छोटे छोटे हैं तो वो तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हैं। किसी किसी को 7 दिन में पत्र पुटली स्वेद किया तो ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से स्तन ग्रंथि के हेतु क्या होते हैं, तो वात कफात्मक प्रकृति हो सकती है। आहार सेवन में नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं, नियम का मतलब है कि बिना टाइम के खा रहे हैं। टाइम हो गया 9 बजे खाना है ब्रेकफास्ट, लंच खाना है उसी टाइम खाते हैं और डिनर उसी टाइम खाते हैं। अग्नि का ध्यान नहीं देते हैं तो ये ग्रंथि करता है, स्तनों में ग्रंथि करता है। रजस्वला परिचर्या को ना पालना, या फिर वात कफत ज्वर का हिस्ट्री रहता है, वात का और कफ का ज्वर का हिस्ट्री रहता है, निमोनाइटिस हुआ रहता है, डेंगू हुआ रहता है, इन्फ्लुएंजा हुआ रहता है, चिकनगुनिया हुआ रहता है, मलेरिया हुआ रहता है। बॉडी में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स रहते हैं जो रक्तवात स्रोतस के द्वारा स्तन्यवत स्रोतस में चले जाते हैं। तो उसके लिए चंपक आदि अगध वगैरह द्रव्य देना है और शोधन कराना बहुत जरूरी होता है, तभी वो विष निकलेगा और स्त्रोतोरोध क्या है और विष जन्य जो संप्राप्ति हुई वो ठीक होगा। इसी तरह से राज्य अक्षमा के पूर्व रूप में बोला है कि रसकुल्या ग्रंथिवत होकर स्तन ग्रंथि करते हैं। तो राज्य अक्षमा जैसा है क्या कंडीशन, अनुलोम है क्या, वो देखना चाहिए। आघात या पीड़न हुआ है, मतलब आघात कब होगा, स्तनों पे आघात कब होगा, जब उसका हस्बैंड बहुत जोर जोर से करेगा। तो आघात या पीड़न ज्यादा होने से मासवा स्त्रोतस की दुष्टि होती है। ये ध्यान, ये हिस्ट्री में मिलता है कि वो ग्रंथि क्यों हुई है, तो हस्बैंड ने या पार्टनर ने बहुत जोर जोर से ब्रेस्ट को प्रेस किया, मतलब आघात किया, पीड़न किया, ये मिलता है। या हार्मोनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता है वो खाया, ओसी पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाया है, या मतलब कुछ ना कुछ ऐसे चीजें मिलती हैं जो हमें ध्यान देना पड़ता है। अभी आप लोग कुछ बोलिए, फिर मैं मेनोपॉजल सिम्टम्स भी बताऊंगा। डॉक्टर महेंद्र सर आप कुछ बोलना चाहेंगे, या फिर कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए। कंचन मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी। और मैं ये कह रहा था कि जो आपने अभी बताया कि दक्षिणोलारिस्ट पहले देना चाहिए टाइम से, और पीरियड के टाइम पे दूसरा देना चाहिए, और बाद में कुमारी आसर देना चाहिए, वो उसका कारण क्या है? हाँ, दशमूल जो है ना वो वात कफत संप्राप्ति पे काम करता है। आप दशमूल के सारी चीज देखिए, लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, शोधन करता है वो ठीक है, अच्छी बात है,
लेकिन अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो दशमलरिश पहले से ही दे दें। सारस्वतरिश इसलिए कि मूड स्विंग हो रहा है, पेशेंट कोई भी मेंसेस के टाइम पे चिड़चिड़पना बहुत ज्यादा आता है, तो सारस्वतरिश मन को शांत करता है। और आफ्टर पीरियड कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, पचन क्रिया विकृत होती है, तो कुमारी सब ये ऐसा नहीं है मतलब कि सर यही जो चीज। पीरियड को साफ पिलाता है वो तो फिर बाद में देने के बजाय पहले देना चाहिए हिसाब से तो। आप दे दीजिए, ये एक साधारण मैंने ऐसे फॉर्मुलेशन बताया, सर ने बताया। आप कभी भी दे सकते हैं, दशमलव तो आप सालों साल दे सकते हैं। आप जो दशमलव तो सर वो त्रिदोषात्मक है क्योंकि उसमें जो पंचमूल का लघु पंचमूल का अलग है और बृहद पंचमूल का अलग है, तो वो तो बात पित्त का पित्त का इस तरह से है, वो उसका तो कोई दिक्कत नहीं, वो दसों मिलके त्रिदोषात्मक हो जाती है वो। हाँ, तो उसमें आप तो तो कोई कभी भी आप तो कोई सर दिक्कत नहीं सीनियर है है। ना। जो छोटे बच्चे हैं जो नए प्रैक्टिस में है, उनके लिए ये है कि ऐसा देने से फिर अच्छा फायदा था, रिजल्ट आता है। ऐसे तो हम हमेशा दे सकते हैं सब चीज। हाँ, डॉक्टर गंगवार सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ प्रणाम सर। सर मैं जानना चाह रहा हूँ सर, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड जो होता है तो उसमें स्वर्ण कल्प कोई दे सकते हैं क्या सर? स्वर्ण कल्प दे सकते हैं, लेकिन वहां पे शयात्मक संप्राप्ति है क्या, वो देखना पड़ेगा। अच्छा। और मैंने ये बताया ना, अर्श की तरह भी चिकित्सा करना पड़ता है। अर्श के लिए जैसे सूरन बटक, और फिर अर्श कुठार रस, त्रयोदशांगुकुल। मुझे अर्श में तो मतलब प्रैक्टिकली मुझे ना त्रयोदशांगुकुल, सप्तविंशति गुगुल, इनका अच्छा रहता है, रिजल्ट आता है। शोथ वगैरह कम होता है कांचनार गुगुल के साथ। त्रयोदशांगुकुल, सप्तविंशति गुगुल और कांचनार गुगुल, ये दे, बहुत अच्छा फायदा होता है। हर समय जरूरी नहीं कि भल्लातक के कल्प वाले अर्ज कुठार, कांकायन बटी, सूरन बटक यही दे, हम लोग कुछ चेंज करके देना चाहिए। और इनर लेयर में है तो ग्रंथिरज फॉर्मूला कंटिन्यू देना चाहिए, मांसपाचक, मेदोपाचक। और बोलिए सर, आप क्या पूछना सर चाहते हैं? सर वो हाँ, थायराइड में यदि अपन ये योग देंगे तो फिर से कहीं ऐसा तो नहीं हो जैसे कि मेनोरेज होता है, मेनोरेज बढ़ जाएगा? क्या देंगे तो? मतलब क्या देना चाहिए? यही तो मेरा एक पेशेंट है जिसके चल रहा है, उसका ब्लीडिंग तो रुक गई। हाँ, अब मैंने उसको शतावरी वगैरह उस तरह से दिया है, क्रिश्चियन वगैरह भी दिया है, धार्मिक वाद दिया है। हाँ, और अब उसके हिसाब से मैं आगे उसका प्लान कर रहा हूँ कि उसमें मुझे कांचनार गुग्गुल वगैरह वो तो देना ही पड़ेगा खैर। तो दीजिए ना, उससे थोड़ी ना मेनोरेजिया मेटोरेजिया होगा। अगर वो पित्तवर्धक आहार विहार करेगी, रोज जाके चाट मसाला खाएगी, पानी पूरी खाएगी, तीखा खाएगी, तब बढ़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना बढ़ेगा। नहीं, मैं जो शतावरी घृत चालू कर दिया, तो शतावरी घृत और दूरबा सोरस ये चालू चालू है उसका अभी। हाँ, तो लेकिन उसमें कैसे? मैं सोच रहा हूँ तो उसे फाइब्रेट के लिए मुझे मैं क्या थायराइड के लिए सर पत्र इस पोटली स्वेद जो है ना, ऊपर से भी करते हैं ना, वो 6 पत्ते रहते हैं। जैसे क्या है, शिगरू है, इमली है, एरंड है, अर्क है, फिर क्या है, करंज है, और एक रह गया, शिगरू हो गया, इमली का पत्ता। ये सबको लेके सरसों के तेल में भून के, और गरम गरम पोटली में डाल के, और उसका पोटली बना के दूसरे हाथ से टच करके देखना है कि ज्यादा गर्म नहीं है, चटका नहीं लगना चाहिए। और वो पेट पे सेकना है, पत्र पोटली पे। और फिर क्या करना है, उसको निचोड़ के, क्योंकि ज्यादा हमने भुना नहीं है उसको, निचोड़ के रस निकलेगा सरसों का तेल और पत्तों का रस, वो पूरा पेट पे लगा देना है। और उसके बाद में ऐसे 2-3 बार करना है, पूरा एब्जॉर्ब होना चाहिए। जितना एब्जॉर्ब होगा उतना फाइब्रेट को डिजोल्व करता है। उसके बाद वो पत्ते डाल के और पेट को बांध दे किसी पॉलिथीन से। जितना देर उसकी गर्माहट रहेगी ना, उसकी उष्मा से फाइब्रॉइड और सिस्ट सब डिजोल्व हो जाता है। और बाकी आप दीजिए ना, कांचनार गुगुल दीजिए, मांसपाचक, मेदोपाचक, आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्र प्रभावटी, रौद्र रस। वो तो चला रखे हैं, लेकिन मैं इसमें साथ में जैसे अपन कोई शोधनाशक ट्रीटमेंट, पूर्णवादी मंडल वगैरह इस हाँ, तरह का भी चला सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं। सर ये स्वर्ण कल्प दें तो क्या देना चाहिए सर? स्वर्ण कल्प देने से सर ये फायदा होगा कि जैसे फेलोपियन ट्यूब को ताकत मिलेगी, ओवरीज को ताकत मिलेगी। यहाँ पे नहीं, फाइब्रॉइड जो है, कौन सा कल्प देना चाहिए, कौन सा स्वर्ण दें, मतलब कौन सी मेडिसिन दें सर? आप स्वर्ण कल्प में सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, ये देंगे तो एएमएच वैल्यू अच्छा। अच्छा हो जाएगा, एंटी मलेरियन हार्मोन अच्छे हो जाएंगे। सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत और पुष्प धनवारस, जी सर। उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और अगर मेंसेस रुक गए हैं, आ नहीं रहे फाइब्रॉइड की वजह से, तो नष्ट पुष्पांतक रस बहुत अच्छा काम करता है। जी।
हाँ सॉरी सर, आप बुला रहे थे मगर पेशेंट थे उसकी वजह से नहीं हाँ बोल सकी। हाँ बोलिए मैम। मुझे पूछना था पित्तज रजोदुष्टि और पित्तला योनि व्यापन में डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे सर? पित्तज योनि व्यापत, पित्तला योनि व्यापत और पित्तज रजोदुष्टि। हाँ, रजोदुष्टि। चलिए मैं इस पे बताता हूँ। जो इसमें पित्तला योनि व्यापत, 1 मिनट में निकालता हूँ। आराम से सर, कल भी चलेगा मुझे। नहीं मैं आज ही बताऊंगा। आपने अच्छा प्रश्न पूछा। इसमें पहले तो हेतु ये रहता है कि वो पित्तला योनि व्यापत में बोल रहा हूँ, रजोदुष्टि भी बताऊंगा। योनि व्यापत जो रहता है इसमें वो बहुत लेडी जो है वो बहुत तीखा खा रही है, खट्टा खा रही है, क्षारीय पदार्थ खा रही है, नमकीन खा रही है। इससे पित्त प्रकोपित होता है। तो जो मेंसेस आते हैं वो नीले रंग का आएगा, पीले रंग का आएगा, काला आएगा, और हाँ, रक्त का प्रमाण बहुत ज्यादा रहेगा, स्पर्श भी उष्ण रहेगा, दुर्गंधी आएगा, योनि मार्ग में बर्निंग होगा। जैसे जैसे सर्वाइकल एरिया में जब भी मेंसेज आएगा ना, ऐसे लग रहेगा कि जैसे कोयला और गरम गरम या लाल मिर्ची पाउडर का घोल ऐसे आ रहा है, इतना बर्निंग होगा। और कभी कभी योनि मार्ग का पाक भी हो जाता है, अल्सरेशन होता है, जैसे मुंह में छाले पड़ते हैं वहां पे अल्सरेशन हो जाता है। कभी कभी योनि व्यापत में पित्तला योनि व्यापत में जब मेंसेस आता है, इतना हाँ, बर्निंग होता है कि बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है। हाँ। और ये बहुत ज्यादा डेंजरस कंडीशन होती है। और इसके वजह से जब सेक्सुअल एक्ट होगा तो स्पर्म्स मर जाते हैं और मतलब वो कंसीव नहीं कर पाती है। ठीक है। पित्तज रजो दुष्टि अगर देखें तो उसमें भी सेम ही जैसे हैं कि नीला पीला ये सब आ रहा है, और ओश चोश ऐसे सिम्टम आ रहे हैं, और पित्त का एक अलग दुर्गंध आ रहा है। लेकिन पित्तज रजो दुष्टि है वो हमने विरेचन करा दिया, हमने पित्त कुछ शेकर दिया, प्रवाल पंचामृत कामदूदा दिया, ये इजीली ठीक हो जाता है और फिर इसमें कंसीव हो जाती है। लेकिन योनि व्यापत है, योनि व्यापत जितने भी हैं सब वायु की वजह से होते हैं। तो वहां पे हमें पूरा पंचकर्म करके बस्ती भी देना पड़ता है। हम्म। मतलब योनि व्यापत एक कल्पना देखे तो बड़ा है इनफर्टिलिटी का कारण, और पित्तज जो दुष्टि है वो छोटा है। ऐसे दो चीजें। अच्छा सर, और एक पूछना था हाँ कि मेनोपॉज के बाद वजाइना ड्राई होता है, हाँ तो तो उसकी ट्रीटमेंट क्या करते हैं सर, करेंगे? हाँ। अगर उसमें बहुत सारे सिम्टम्स बताए हैं कि अगर मेनोपॉज के बाद बहुत ज्यादा वो हो रहा है, ड्राइनेस आ रहा है, तो वहां पे पिचू रखाना बहुत अच्छा रहता है, फल घृत का, शतावरी घृत का। तो अगर वो एरिया अगर मतलब स्निग्ध रहे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं आपका हर क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, और रजो दृष्टि का भी चिकित्सा बताऊंगा, और व्यापत का, योनि व्यापत का भी बताऊंगा। मेनोपॉजल सिम्टम में स्वर्ण राजवंगेश्वर जो है उसका हाँ, बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छा आता है। ये ओज की वृद्धि करता है और स्त्री शरीर में शुक्र का संरक्षण करता है। ये जो अगर बचा कुचा जो है तो वो निकाल देता है। और अगर फॉल्स मेनोपॉज है तो उसमें मतलब रक्त की वृद्धि कर देता है स्वर्ण राजमंगेश्वर, क्योंकि इसमें नवसादर होता है। और दूसरा है कि विदारी जो है, विदारी को हम धीरा भी बोलते हैं, तो विदारी को भी दें तो मेनोपॉजल सिम्टम में मूड स्विंग वगैरह हो रहा है, चिड़चिड़पना हो रहा है, छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उसमें हम लोग विदारी दें, क्योंकि वो धैर्य को बढ़ाता है, धीरता बढ़ाता है। इसी तरह से जटामांसी का प्रयोग करें, हरितकी का प्रयोग करें, ब्राह्मी का प्रयोग करें, तो ये रक्त धातु पे अच्छा काम करता है। अब आपने कहा कि वजाइनल ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो रहा है, या हाँ, फिर आप जैसे ये देखती हैं, 1 मिनट, यहाँ पे जैसे पीपीटी में देखिए, एट्रोफिक चेंजेस हो रहे, सूख रहे, तो हाँ, इसमें हम क्या करेंगे? हम लोग स्नेहन करेंगे। जैसे मुंह से हम लोग घृत पान करते हैं, नाक से नस से करते हैं, वैसे हमारा ये रास्ता कैसे है, तो पिचू रखेंगे। हाँ, ड्राइनेस है ना, इचिंग है, तो हम लोग कुछ कफ शामक द्रव्यों का देंगे। अगर पेन और इरिटेशन है, रुक्षता बहुत ज्यादा है, तो वहां पे वेदना शामक द्रव्यों का पिचू रखेंगे। मतलब जो कंडीशन, जैसे दशमूल तेल, धन्वंतर तेल। अगर बर्निंग और ड्राइनेस है तो यष्टि मधु तेल, यष्टि मधु तेल बहुत अच्छा काम होता है, या शीरबला तेल, या शतावरी घृत,
या पंच तिक्त घृत, जीवने घृत, गुगुल तिक्त घृत, मतलब जो जैसा द्रव्य हमें मिलेगा। और ये डाल सकते हैं, मतलब पिचू में डाल सकते हैं। हाँ, यष्टि मधुघृत तो मैं देती ही हूँ, हाँ, मगर वो उतना रिजल्ट नहीं मिलता ज्यादा। आपका वो बस्ती से। हाँ क्वालिटी कैसा है? यष्टि मधु घृत का पिचू अगर रखेंगे तो वो क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। हाँ हाँ। हाँ, और बस्ती बस्ती देंगे, मात्रा बस्ती तो। हमारे सर ऐसे बोलते हैं कि मेनोपॉजल टाइम में जो हाँ रसायन के रूप में देना है तो हमें स्त्री रसायन, और हमें ना जितना हम ये करेंगे, यापन करेंगे, उतना वो लॉन्जिटिविटी बढ़ती है, मतलब उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होता है, कैल्शियम की कमी होती है, तो प्रवाल हाँ पंचामृत तो कंटिन्यू देना चाहिए। और बस तो साल में एक बार 21 डेज का तो दे ही देना चाहिए, स्थिरबला तेल हाँ या धातु तेल का। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, 50 साल में हो गया उनका मेनोपॉज, मतलब थोड़ा हाँ लेट हुआ, तो वो कंटिन्यू साल में आते हैं, 7 दिन बस्ती करके चले जाते हैं, फिर साल भर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर 7 दिन करते हैं मात्रा बस्ती, फिर चले जाते हैं। सर आपने अभी बताया था कि मेनोपॉज में न्यूमानो की लोकल में शुक्र का क्षय हो गया, हम्म। तो ये अभी यदि यहाँ हम शुक्रवर्धक के कंटेंट दें, क्योंकि हम्म। हमारी रुचिता भी आएगी और बात के गुण भी बढ़ेंगे, एज के हिसाब से भी बढ़ेंगे। शुक्र पूरे बॉडी का सर कम नहीं हुआ है, गर्भाशय का कम हुआ है बस। अब मतलब गर्भाशय कम हुआ तो उसमें यदि हम बात सामक द्रव्य दें जो जो कफवर्धक हो और बात सामक हो, तो उससे उससे वहां की लोकलिटी में पूर्ति हो हाँ, जाएगी उस। हाँ, तो और वही जो है। मैडम ने ये क्वेश्चन किया था अभी के रजोदुष्टि और क्या नाम है, योनि दोष, तो हाँ, योनि दोष तो पूरे प्रजनन संस्थान का रोग है। हाँ, सही और बात। जो जो रजो दोष है वो केवल एक लोकल एक अंग रह गया हाँ, उसका। केवल श्राव के हिसाब से अपन पूरे योनि योनि रोग को नहीं ट्रीट कर सकते, कि श्राव के हिसाब से हम उसको पूरे योनि रोग को ही मान लें कि ये यदि पीला नीला आ रहा है तो हम उसमें मान लें कि ये इसके पित्तल योनि दोष है। हाँ, मतलब योनि व्यापक जो है वो पूरा बॉडी का, होल बॉडी बॉडी। का। हाँ हाँ हाँ। प्रजनन संस्थान जो है लेडीज का, उसका उसका रोग है वो, हाँ, और ये पित्तज रजो दुष्टि केवल रज की दुष्टि है। हाँ केवल रज की दृष्टि है। हाँ, ये सही बताया आपने। तो पित्तज रजो दुष्टि में संहिताओं में क्या बताया, तो काकोली, शिर काकोली, विदारी कंद, इसका काढ़ा दें, कमल और पद्म काष्ठ का काढ़ा दें, या महुए का फूल दें, या फिर गंभारी का फल दें, और सफेद चंदन का काढ़ा मधु डाल के दें, या फिर धातकी दें, उसका कल्क दें, यष्टि मधु दें, मनुका दें, घी के साथ दें, और आरगवद और इंद्रावण ऐसे सिद्ध किया हुआ दूध से विरेचन करें। चंदन और चंदन का जो कल्क है योनि में धारण करें, गैरिक दें, इन सब से योनि धावन करें तो पित्ता जरो जो दुष्टि ठीक हो जाता है। मतलब वो रजो दुष्टि है, उसको हम लोकली ठीक कर सकते हैं, मतलब वो हाँ हाँ। शॉर्ट में हो जाता है। लेकिन अगर योनि व्यापत है, तो योनि व्यापत में बताया है कि उसमें सेक, अभ्यंग, पिचु, रक्त पित्त की चिकित्सा, शीत वीर्यात्मक द्रव्य, फिर उसके बाद में स्त्राव के सारे दुर्गंध युक्त है तो उसमें मतलब पूरा शोधन करना, योनि हाँ धूपन करना, मतलब बहुत बड़ा चिकित्सा, उत्तर बस्ती देना, दूध का शीर बस्ती देना, मधुर रस के द्रव्यों को देना, मतलब होलिस्टिक चिकित्सा करना पड़ता है हमें। कभी कभी। सार्वदेहिक चिकित्सा करनी पड़ेगी उसको जी। योनि व्यापन में, हाँ, ऐसा ही ना सर? हाँ, वृहद शतावरी घृत को रक्त पित्तग्न हाँ के समझ के वो देंगे, तो हाँ बहुत प्रजा स्थापन गण के द्रव्य देंगे। और इसमें हम लोग पूरा होल बॉडी को ठीक करना है तो शतावरी, मनुका, चारोड़ी करके रहता है, यष्टि मधु, इनका घी सिद्ध करके दें, पंचवल्गल क्वाथ दें, कल्क को धारण करें, मतलब इसमें लॉन्ग टाइम लगता है। पित्त जो दृष्टि ठीक हो जाता है, 1-2 साइकिल में ठीक हो जाएगा, रजो दृष्टि है। मैं कुछ बोलूं? हाँ, बोलिए मैम, जरूर बोलिए। मुझे लगता है मतलब कि योनि व्यापक मतलब एक ग्रुप ऑफ डिसीज हो गया लोकल, मतलब गायनेक प्रॉब्लम। रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। हाँ, इनफर्टिलिटी। और रजो दुष्टि माने खाली कि वो उनको 4 दिन मेंसेस आ रहे हैं, उस पे ही हमें फोकस करना है, हाँ, क्योंकि वो पूरे महीने भर नहीं रहेगा उसको। हाँ,
और जो योनि व्यापद रहेगा वो पूरे महीने भर साल भर जैसे भी रहेगा वो पूरा रहेगा। हमें तो सार्वदेही की ट्रीटमेंट करनी है दोनों में भी, है ना सर? ऐसे ही होगा ना वो? सब करनी है, हाँ लेकिन उसकी व्याप्ति ज्यादा है। वो हाँ, योनि इसकी व्यापक व्याप्ति पूरे ज्यादा बॉडी है। में जाके इनफर्टिलिटी का पूरा सिस्टम पूरा खराब किया है उसने। जी, हाँ, बहुत रजो अच्छे से क्लियर हुआ सर पॉइंट, ये मतलब रजो बहुत दृष्टि है कि अगर आपका किसी लड़की क्वेश्चन ने वो बहुत ज्यादा तीखा उखा खाया, उसके 1-2 मेंसेस में बर्निंग हो रहा है, तो उसमें पित्त शामक द्रव्य दिए, ठीक हो गया, सॉल्व हो गया। ऐसा है, बराबर है ना मैं जो बोल रहा हूँ? नहीं तो क्रॉस अच्छा करिए। समझ में आया सर, बहुत अच्छा समझ में आया। जी, चलिए अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं। मेनोपॉजल सिम्टम्स पे हम लोग और बात करेंगे कल। आप लोग यही टॉपिक चाहते हैं तो यही टॉपिक, नहीं तो हम कुछ और टॉपिक पर भी बात कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कंचन मैम? यही आगे जाएंगे ना सर? हाँ। ये मुझे लगता है सर आप और 1 महीना बात कर सकते हो ये टॉपिक पे। हाँ, मैं 1 साल पे कर सकता हूँ, 1 साल भी कर सकता हूँ। नहीं इतना, और एकदम एक एक हर एक पॉइंट क्लियर हो रहा है सर। अगर होगा समझो आपके पास और कुछ बताने लायक तो बिल्कुल ये कंटिन्यू करना, क्योंकि हम स्त्री वैद्य है ना, तो हमारे पास ऐसे ही पेशेंट बहुत ज्यादा आते हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि 10 लड़कियों में से 9 लड़कियों में ये प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और इसके वजह से इनफर्टिलिटी भी बहुत दिखने में मिल रही है। मतलब हर दूसरे पेशेंट में हमें देखने मिलता है सर। ये बहुत अच्छा चल रहा है मुझे लगता है, और अगर हो सकते हैं लेक्चर्स तो इसे हाँ, कंटिन्यू करना। आप जितना दिन बोलेंगे ना, मैं मेल इनफर्टिलिटी को रोक दिया क्योंकि सर ने मना किया था, नवीन सर ने, कि आप रोको। मैं उसको भी 1 साल पढ़ा सकता था, मेरे पास इतना मटेरियल है। ये फीमेल इनफर्टिलिटी पे मैं कंटिन्यू 1 साल तक पढ़ा सकता हूँ। आज का सर डेट लिखे और 1 साल के शॉर्ट में बाद तक पढ़ा सकता हूँ। तैयार करो सर। क्या सर? शॉर्ट में जो नोट्स हैं इस तरह के, जो पीछोड़ी वगैरह सारे हैं, ये इस तरह के जो पूरी आपने इतने इतने दिन इसकी जो चला रहे हो, इसके हाँ जो नोट्स हैं वो भी एक पीडीएफ बना के, और वो भी दो। हाँ, ये सबको इतना दे दो। इतने इतने सारे पढ़ने में और अपन को सुनने में कई बार चीज भूल जाते हैं, और जब अपन के पास मैटर रहेगा तो अपन उसको हाँ एक बार सर्च देख लें, और हाँ याद रहेगा वो। हाँ हाँ, मैं वो भी दे दूंगा, मैं उसका पीडीएफ बना के। मेरे पास जो है वो हिंदी में लिखा हुआ है सब, हिंदी और इंग्लिश में है, मराठी में नहीं है। मैं ये आपको भेज ही दूंगा ना सर, कंचन मैडम को भेज ही दूंगा। हाँ बोलिए मुनमुन जी। हाँ क्या सर बोल? हाँ, सर मेल इनफर्टिलिटी भी स्टार्ट करते तो वो भी सही रहता सर, क्या कि वो उसका मैंने भी किया केस। था, 12 दिन किया था, फिर सर बोले कि आप रुको थोड़ा, फिर वो मैंने बंद कर दिया। वो अभी करेंगे, एक एक करते हैं ना, एक एक करते हैं, एक एक जी कर। सर, जी सर। आप लोग अगर थैंक यू सर। बोलेंगे तो आप बोलिएगा, फिर मैं दूसरा टॉपिक भी शुरू कर सकता हूँ। मेरे पास इतना मटेरियल है बोलने के लिए। और क्या होता है ना, डिस्कस करने से कुछ नया नया दिमाग में आता है कि ये भी है वो भी है, डिस्कस होना चाहिए। जी सर। अच्छा, और डॉक्टर महेंद्र सर, वो आपकी बच्ची का क्या हुआ, जिनको आपने बस्ती दिया तेल का, मात्रा बस्ती, महेंद्र आज सर? तो आज तो उसका मोशन ठीक हो गया, और ऑयल ऑयल के साथ में मल भी उसके साथ में आया है। तो आप बोल रहे थे मैं हार गया, आप उस दिन कितना वो बोल रहे थे निगेटिव चीज। मैंने बोला ना हम जीतेंगे, आप जीतने वाले हैं सर। कंटिन्यू तो कर दिया है मैंने, अब देखो आगे जो रिजल्ट आप मिलता है। कंटिन्यू करिए सर, वो पेशेंट आपके हाथ से ही ठीक होने वाली है। ये फाइब्रोइड का भी कोई फिक्स कोई चीज इस तरह से दे, वो उस तरह से देखो, तो वो मैं लेडीज मैं चांस से फाइब्रोइड पे एक हल लेक्चर लूँ क्या? की है। मैं फाइब्रोइड पे नॉन स्टॉप एक लेक्चर लूँ क्या, या फाइब्रोइड पे सीरीज चलाऊं क्या 1 महीना? नहीं नहीं फाइब्रोइड भी मेरे पास नहीं है। नहीं, नॉन स्टॉप मत चलाओ अपने हिसाब से, जैसे अपने कोई हिसाब से कोई कुछ पेशेंट को अपन जो कंडीशन के हिसाब से कुछ दे सकते हैं, उसके हिसाब से हाँ जो फाइब्रोइड डिजोल्व हो जाए। हाँ क्योंकि जो अपन का पर्दा रहा वो तो मैंने रोक दिया उसका, आगे हाँ प्रक्रिया भी सही है, मंथली भी उसका अब पीरियड है, जो 15 दिन चलता था वो 5 दिन आ गया, उसमें हाँ कहीं दिक्कत नहीं है। अब मात्र वो फाइब्रोइड का कंडीशन रहा है, मैंने उसको 6 महीने के लिए कहा, मैं 6 महीने में इसको वापस सोनोग्राफी करा के देखते हैं क्या कंडीशन आती है। तो मैं फाइब्रोइड पे ही लेक्चर लेता हूँ ना। आप जो बोलेंगे, जो टॉपिक आप बोलिए, मैं उस पर पढ़ा सकता हूँ। नहीं, जो इसी में साथ में चल जाएगा वो तो, इसी में है पूरा मैटर, तो इसके हिसाब से उसमें एडजस्ट कर दो कहीं भी। ठीक है ठीक है। एक बार क्या हुआ, एमडी के बच्चे आए, मैंने उनको 12 घंटे संहिता पढ़ा दी। उस दिन के बाद वो आए नहीं कि इतना ज्यादा पढ़ाते हैं। ऐसे फाइब्रोइड पे बोलेंगे ना, मैं कंटिन्यू पढ़ा सकता हूँ, मेरे पास इतना वो मटेरियल। और ऐसे नहीं, केवल पढ़ाना नहीं, रिजल्ट आएगा, ऐसा बात बताऊंगा। ठीक है सर, आपका, आप सब लोग का थैंक यू। अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं 1 घंटे का। आप लोग पेशेंट वगैरह देख लीजिए, खाना खा लीजिए, हम 9 बजे मिलेंगे।
और हम केस डिस्कशन करेंगे। जिसको पेशेंट लाना है वो पेशेंट लाइए, केस टेकिंग भी करेंगे। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। टाइम हो गया, 1 घंटा बहुत हो गया। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम प्रणाम। सर।